हेलो क्लास 11th का अभी तक हमने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया है। राइट, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। राइट, सो देखो बायोलॉजिकल मींस लिविंग एंड द क्लासिफिकेशन मींस यानी कि उनको क्लासिफाई करना। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे या उनको कैटेगराइज करना, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, देखते हैं इसमें। Since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify living organisms. यानी कि जब से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई है, डाउन मतलब कि बिगिनिंग, डाउन मतलब बिगिनिंग, राइट। जब से हमारी सभ्यता सिविलाइजेशन यानी कल्चर की शुरुआत हुई है, तब से बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, राइट। उनको उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे गए हैं। आगे इसमें लिखा है इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, it was done instinctively, not using criteria that were scientific but were born out of need to use organisms of their own use for food, shelter and clothing. देखो क्लास, इसमें कहा गया है कि ये जो था ये बिना सोचे समझे किया गया था। इंस्टिंक्टिवली का मतलब है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम करना, ठीक है, विदाउट एनी थिंकिंग, यानी कि बिना किसी प्रोसीजर के या बिना सोचे समझे कोई भी काम करना, दैट इज इंस्टिंक्टिवली। तो इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, यानी कि इसमें कोई क्राइटेरिया यूज नहीं किया गया था, सिर्फ कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था क्लासिफिकेशन का ऑर्गेनिजम्स का, सिर्फ एक तरीका था, दैट इज नीड ऑफ यूज ऑर्गेनिजम्स, ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स, कि हमें ऑर्गेनिजम्स की क्या नीड है, किस लिए क्या नीड है, कि हमें फूड की ज़रूरत है, ऑर्गेनिजम्स की फूड के लिए, खाना खाने के लिए, हमें ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत है शेल्टर के लिए, हमें ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत है क्लोथिंग के लिए। तो अपनी इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए या इन नीड्स को फुलफिल करने का क्राइटेरिया रख के क्या किया गया था और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था। यानी कि ऐसा कोई साइंटिफिक वे नहीं था क्लासिफिकेशन, इट वाज जस्ट it was just depends on the need of organisms, need to use the organisms, right, need of us, need of human beings to use the organisms, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान उसके लिए, राइट। आगे चलते हैं, तो आगे क्या लिखा है, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे, एरिस्टोटल थे, जिन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज किया था क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अब उन्होंने क्या यूज किया था, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए। किसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, टू क्लासिफाई प्लांट्स एंड टू क्लासिफाई एनिमल्स। उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था तीन कैटेगरी में, दैट इज ट्रीज, शब्स एंड हर्ब्स। ये क्या हो गए, प्लांट्स। तो उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था ट्रीज में, शब्स में और हर्ब्स में, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर, राइट। ऐसे ही एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिवाइड किया था दो ग्रुप्स में, जो कि क्या था कि ऐसे एनिमल्स जिनका जो ब्लड है वो क्या है, हैड रेड ब्लड, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड क्या है, रेड नहीं है, जैसे वेल है, वेल का ब्लड रेड नहीं है, राइट। तो एरिस्टोटल ने दो साइंटिफिक अटेम्प्ट यूज किया था, साइंटिफिक बेसिस यूज किया था क्लासिफिकेशन का, और इन्होंने प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया था वो दो कैटेगरी में डिवाइड, सॉरी, प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया था, ट्री, शब्स एंड हर्ब्स। एंड एनिमल्स को डिवाइड किया था कि ऐसे दो ग्रुप में, ऐसे एनिमल्स जिनका रेड ब्लड है और दूसरा ग्रुप ऐसे एनिमल्स जिनका रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। तो पहले कौन थे, दैट इज एरिस्टोटल। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसकी, लीनियस की। लीनियस कौन, कार्लस लीनियस। देखो कार्लस लीनियस ने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, या टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और वो क्या था, प्लांटेई और एनिमलिया, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स थे, ठीक है। प्लांटेई किंगडम में प्लांट्स थे सारे, एनिमल किंगडम में एनिमल्स थे सारे, ठीक है। देखो आओ, ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें, दिस सिस्टम
किसका? जो लीनियस ने दिया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स। अब ये जो सिस्टम था ये डिफरेंशिएट नहीं करता था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, या यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, ठीक है? ठीक है? या फिर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में। ये इनको क्लासिफाई नहीं करता, तो जो प्लांट्स की तरह दिखते थे वो सब प्लांट्स में, जो एनिमल्स की तरह दिखते थे वो सब एनिमल्स में। ये टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ठीक है? आगे इसमें क्या लिखा है कि classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. अब देखो प्लांट्स को क्लासिफाई करने का और एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करने का सिस्टम तो सही था, ये सही मतलब इजी था, ये easy to understand, easy to learn and ठीक है, easy to categorize, easy था ये प्लांट्स और एनिमल्स के किंगडम की। प्लांट्स जितने भी प्लांट्स है वो प्लांट की कैटेगरी में आ गए, प्लांटे किंगडम में आ गए, जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स किंगडम में आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी इन दो किंगडम के अलावा, ठीक है, अब ये दो किंगडम जो थे, प्लांटे किंगडम और एनिमल किंगडम, ये बहुत लंबे टाइम तक यूज हुए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इनको इनएडिक्वेट फाइंड किया गया है, यानी कि ये पूरी तरह से सही नहीं समझे गए, क्योंकि कुछ ऐसे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे, ठीक है, इसलिए इसको इनएडिक्वेट समझा गया। राइट, आगे देखते हैं। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब है क्लास कि ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से लेके पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, दैट इज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ठीक है, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे ऊपर मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था, ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा कुछ और ऐसे करेक्टरिस्टिक्स थे जिनको इम्पॉर्टेंट समझा गया फॉर क्लासिफिकेशन प्रोसेस के लिए। राइट, वो क्या थे? जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है, राइट, या फिर हैबिटेट कैसा है, राइट, या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल सेक्सुअल है, राइट, स्पोर फॉर्मेशन से है या नंबर ऑफ सेल्स डिवीजन से है, सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स अपने किसी एक ऑर्गेनिजम्स किसी बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म से कैसे मैच करता है, उसका डीएनए, या पुराने ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ है जिसकी वजह से नया ऑर्गेनिज्म में ये वेरिएशंस या चेंजेस आए, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, आगे क्या कह रही है? Classification system for living organisms have hence undergone several changes over the time, यानी कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गया टाइम पीरियड के, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे चेंजेस आते चले गए। कि पहले तो नीड के ऊपर क्लासिफिकेशन था, फिर पहले साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल, जिन्होंने क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स और एनिमल्स को, राइट, फिर लीनियस आए जिन्होंने दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और ऐसे ही चलता रहा। आगे देखते हैं। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। लेकिन अब देखो, एनिमल और प्लांट किंगडम हम आज भी पढ़ते हैं, और ये उस टाइम से ही चला रहा था जब से लीनियस ने ये दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था। लेकिन उसके बाद भी हमने फिर ऑर्गेनिजम्स को फर्दर फिर से क्लासिफाई किया कि क्या ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट किंगडम में फॉल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो उनके लिए अलग किंगडम बनाया गया, राइट। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया वैसे वैसे ही अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, और जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो समझा गया, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई किया गया, सिस्टमैटिकली उनको अरेंज किया गया एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, राइट। उनके लिए अलग अलग किंगडम्स बनाए गए, अगर वो ना तो एनिमल किंगडम में फॉल कर पा रहे थे ना ही प्लांट किंगडम में। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अलावा भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें, प्लस उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सेल वॉल्स, सेल का नेचर, या फिर न्यूट्रिशन, इन सबको देखें तो वो इधर किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे, नीदर प्लांट किंगडम नॉर एनिमल किंगडम। इसलिए उनके लिए
कुछ अलग किंगडम्स बनाए गए बाय अदर साइंटिस्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम्म, अब देखो इसमें एक टेबल दी है एनसीईआरटी में, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। अब देखो 5 किंगडम आए थे, ठीक है। इससे पहले हम आगे एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही टेबल देखते हैं, ठीक है। हाँ, कार्लस लीनियस के बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो कौन थे? आर एच विटेकर, 1969 में आए थे। इंपॉर्टेंट है क्लास, याद रखिएगा। 1969 में आए थे आर एच विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं। ठीक है, किसने दिया था? आर एच विटेकर ने। द किंगडम द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमिलिया। वो 5 किंगडम कौन से हैं जिनको हम आज भी पढ़ते थे और किसने दिए थे? आर एच विटेकर ने दिए थे। वो है मोनरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमिलिया किंगडम। ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं आगे क्या है। द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए थे क्लासिफिकेशन के लिए? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। राइट, गिव्स कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। टेबल 2.1 में पांचों किंगडम का जो क्या है दिया हुआ है कि वो कैसे कैसे बेसिस पे क्लासिफाई। अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये 5 किंगडम किसने दिए थे? आर एच विटेकर ने। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे किस बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने किस तरह के कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था 5 किंगडम को। देखिए, सब देखो इन ये कैरेक्टर्स हैं। सेल टाइप, ठीक है, ये किंगडम हो गए मोनरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमिलिया। सेल टाइप में देखो मोनरा किंगडम में जितनी भी सेल होंगी वो सारे क्या होंगे? प्रोकैरियोट होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं इस अर्थ पर, ठीक है, वो सब किस में आएगी? मोनरा किंगडम में आएगी। एक और चीज बताऊं तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब क्या है? प्रोकैरियोट है। और बैक्टीरिया के अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया के अलावा कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो यूनिसेलुलर है, कुछ भी मतलब या ऐसे है, तो वो किस में आएंगे? मोनरा किंगडम में आएंगे। अब देखो सारे बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है। ठीक है, इसलिए सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? सॉरी, सारे जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है? यूनिसेलुलर है। और सारे बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। अब जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ही है जो सारे प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, इसलिए हम मोनरा किंगडम को ये भी बोलते हैं कि बैक्टीरिया का किंगडम है। राइट, तो मोनरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे। और प्रोकैरियोटिक सिर्फ बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया किंगडम कौन सा हुआ? मोनरा किंगडम। तो कोई सा भी बैक्टीरिया हो, चाहे वो टाइफॉइड वाला बैक्टीरिया हो, ठीक है, चाहे वो कॉलेरा वाले बैक्टीरिया, कुछ जितने भी बैक्टीरिया वो सब किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक्स में आएंगे। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम की सेल टाइप क्या है? यूकैरियोटिक। अब चाहे यूनिसेलुलर हो और या मल्टी सेलुलर हो, वो सब किस, लेकिन अगर सेल यूकैरियोटिक है वो आएगी प्रोटिस्टा किंगडम में। फंजाई किंगडम में यूकैरियोटिक आएंगी, सारे मल्टी सेलुलर होंगे। अभी देखेंगे प्लांटिंग किंगडम में यूकैरियोटिक, अगेन यूकैरियोटिक, यानी कि सिर्फ एक ही किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, दैट इज मोनरा। आगे देखते हैं सेल वॉल। देखो सेल जो मोनरा किंगडम है, उसमें मोनरा किंगडम में जो सेल वॉल बनी है वो किससे बनी है? वो नॉन सेल्यूलोजिक है। और किससे बनी है? पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड्स। पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बनी है, और अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड या क्या है? यूनिट ऑफ प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की यूनिट यानी कि अमाइनो एसिड से बनी है, दैट इज मोनरा की सेल वॉल। वहीं प्रोटिस्टा में किसी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट होती, किसी में नहीं होती। फंजाई में किससे बनी होती है सेल वॉल? काइटिन से। प्लांटेई में सेलुलोज से, और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। राइट, आगे देखते हैं क्लास। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनरा में एब्सेंट होता है, सॉरी प्रोटिस्टा, हाँ मोनरा में एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोटिस्टा में क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। अब देखो सिर्फ मोनरा ही किंगडम ऐसा है जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल है। और जब सब में यूकैरियोटिक सेल है तो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। क्लियर। अगर हम आगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर मोनरा में, सेलुलर मतलब कि यूनिसेलुलर, एंड सेलुलर प्रोटिस्टा में मतलब यूनिसेलुलर। और आगे जो फंजाई है, प्लांटे किंगडम, एनिमलिया किंगडम है, इन सब में क्या मल्टी सेलुलर है या लूज टिश्यू। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो मल्टी सेलुलर है, कुछ हैं जिनमें लूज टिश्यू है। वहीं प्लांटे में कुछ टिश्यू लेवल पर है,
कुछ ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर है इनमें भी और इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। आगे देखते हैं, आगे है क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि न्यूट्रिशन कैसा है, देखो जो मोनरा किंगडम है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑटोट्रॉफिक होता है। आगे हम पढ़ेंगे, जब मोनरा किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स है, राइट। तो कुछ में ऑटोट्रॉफिक होता है, उसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक हो सकता है ऑटोट्रॉफिक। और क्या होता है हेटरोट्रॉफिक, यानी कि किसी में सेप्रोफिटिक हो सकता है, किसी में पैरासिटिक। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक सेम। उसमें प्रोटिस्टा में भी कौन सा कैसा न्यूट्रिशन होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। सेम फंजाई में सिर्फ क्या होगा, हेटरोट्रॉफिक, इसमें ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। प्लांटे किंगडम में ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक नहीं होता है। एनिमल किंगडम में हेटरोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है क्लास, द थ्री डोमेन सिस्टम has also been proposed that divides the kingdom Monra into two domain। और जो मोनरा किंगडम है उसको टू डोमेन में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया है। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन थर्ड डोमेन, देयर बाय अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। विल लर्न अबाउट द सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। देखो इसलिए इसको सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन समझा गया, क्यों, क्योंकि जो देखो हमने अभी तक पढ़ा मोनरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमलिया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसमें कह रहे सिक्स डोमेन, यानी सॉरी सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो पहले कुछ दिया गया था, अब तो 5 ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो थ्री डोमेन सिस्टम हो गया था, क्योंकि क्योंकि इन्होंने ये एक उसको थ्री डोमेन किसको माना था कि मोनरा को हमने दो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यूकैरियोटिक्स को हमने अलग कर दिया, तो तीन ये हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो इसको बोला गया थ्री डोमेन, थ्री डोमेन सिस्टम। ठीक है, जिसमें मोनरा को दो डोमेन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जो बाकी यूकैरियोट्स थे वो किसमें आ गए, प्रोटिस्टा में आ गए, लेकिन ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है, राइट। ठीक है, इस हिसाब से क्या हो गए थे, 4 5 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया था। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कैसे मोनरा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ते हैं, हम सब कुछ एक में ही पढ़ते हैं, दैट इज मोनरा अलग हो गया, प्रोटिस्टा अलग, फंजाई अलग, प्लांटाई एनिमलिया अलग। तो आपको ये याद रखना है बस। ठीक है, ये थ्री डोमेन और यूकैरियोटिक्स को लीव कर देना, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है दैट इज फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। आगे देखते हैं क्लास, देखिए आगे लिखा है, लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम इसको फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इश्यूज थे या क्या समझा गया इसमें, जिसकी वजह से क्या क्या उसको कंसिडर किया गया, किस चीज़ों को कंसिडर किया गया या किन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में, क्योंकि देखो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। ठीक है, जो पहला सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड था प्लांट्स के अंदर ही। आगे क्या लिखा है, वो पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है, अभी की नहीं। The characters that unified this whole kingdom was the all organisms included had a cell wall in their cells। अब ये इन सबको यूनिफाइड करने का मतलब क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल वॉल होगी वो सब किस में आएंगे, प्लांट में आएंगे। ये पुरानी बात बता रहे हैं, अभी तो फाइव किंगडम ही है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो सब किस में आएंगे, प्लांट में आएंगे, और जिनमें सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी, वो किस में आएंगे, एनिमल्स में आएंगे। ठीक है, हाँ, विद डिफरेंट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि मोनरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की बात कह रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सब मोनरा किंगडम में, ठीक है। while other groups which were eukaryotic, it also grouped together the unicellular organisms and multicellular organisms, say for example Chlamydomonas, Spirogyra, ठीक है, were placed together under algae। अब इन सबको किस में प्लेस कर दिया था, एल्गी में प्लेस कर दिया था, किन सबको,
चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, बैक्टीरिया है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी मोनो किंगडम में आना चाहिए, लेकिन वो भी प्लांट किंगडम में कर दिया। एल्गी एल्गी किस में आती है? प्लांट किंगडम में। चाहे वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, वो सब किस में कर दिया? प्लांट किंगडम में कर दिया था। पहले की बात बता रहे, राइट। तो आगे क्या लिखा है? द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। अब इस क्लासिफिकेशन ने कोई डिफरेंस नहीं रखा कि ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो they also show a characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin, जबकि वो उनके सेल वॉल की कंपोजिशन में भी डिफरेंस था कि जैसे सेल फंजाई की सेल वॉल वह काइटिन से बनी होती है और जो ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक है, यानी कि सेलुलोज से बनी है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई। लेकिन जब बाद में इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया गया कि नहीं भाई सेल वॉल का फॉर्मेशन भी तो मैटर करता है किसी ऑर्गेनिजम्स के, कि सेल वॉल किससे बनी है, सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी मैटर करता है कि सेल वॉल किससे बनी है। तब क्या किया गया कि फंजाई को अलग किंगडम में क्या कर दिया गया? प्लेस कर दिया गया और उस किंगडम किंगडम का नाम क्या रख दिया गया? फंजाई रख दिया गया। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड इनटू अंडर किंगडम मोनरा। ठीक है, और जो बाकी के जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो किस में कर दिए गए? मोनरा किंगडम में कर दिए गए। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स थे वो किस में? किंगडम प्रोटिस्टा में कर दिए गए, राइट। तो फंजाई, मोनरा, प्रोटिस्टा, ये तीनों किंगडम हो गए अब के टाइम में जो हम पढ़ते हैं। और पहले क्या था? इनको दो कैटेगरी में कर दिया था, यानी कि मोनरा और ये सब एक कैटेगरी में आ गए थे, राइट। फंजाई किंगडम अलग नहीं था, प्रोटिस्टा अलग नहीं था, मोनरा अलग नहीं था, यानी कि इनको सबको लगभग एक ही उसमें करके कर दिया गया था क्लासिफाई। अब डिफरेंट किया जाता है, राइट। आगे देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लाइमेडोमोनास क्लोरेला, जो कि क्या है? एल्गी है प्लांट्स में, एंड द बोथ हैविंग सेल्स, जिनमें सेल वॉल है, एंड पैरामीशियम एंड अमीबा वर प्लेस्ड अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम। और ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ये किस में प्लेस कर दिए गए थे? ये किसमें प्लेस कर दिए गए थे? दैट इज इन एनिमल किंगडम। जो क्या करते थे? लैक सेल वॉल। अभी मैंने बताया कि जो पुराना ये वाला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये किसके ऊपर क्लासिफाई किया गया था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो सब प्लांट किंगडम में यानी प्लांट्स में, और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है वो सब एनिमल्स में, राइट। सो इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस की बात है। इनमें कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया इस तरह की क्लासिफिकेशन में, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था अलग अलग कंट्रीज से, राइट। हाँ, तो आगे देखते हैं क्लास कि वी प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। क्योंकि अब इनको अलग अलग किंगडम में क्यों रखा गया? फंजाई में क्यों रखा गया? जितने भी क्या थे, जितने भी यूकैरियोटिक थे और जिनकी जो सेल वॉल थी वो डिफरेंट थी, यानी काइटिन से बनी थी, उनको फंजाई में रखा गया। जिनमें सेल वॉल ही नहीं थी, या फिर हम क्या, सॉरी सेल वॉल नहीं थी, जिनमें जो यूनिसेलुलर थे वो प्रोकैरियोटिक थे, उन सबको मोनरा किंगडम में रख दिया गया। जो यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे वो उनको प्रोटिस्टा में रख दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। अब सेल वॉल को कंसीडर किया जाने लगा, सेल टाइप को कंसीडर किया जाने लगा, राइट। इसलिए this kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship। क्योंकि ऐसा क्यों किया गया उस टाइम पे कि भाई ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूव करेगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव करेगा, एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जान पाने में ये इम्प्रूवमेंट है एक तरह से, यानी कि हम रिलेट कर पाएंगे किसी ऑर्गेनिजम्स के, या हम उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनको हम क्या कर पाएंगे? रिलेट कर पाएंगे, राइट। आगे क्या लिखा है क्लास? ओवर टाइम over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities but is also phylogenetic. It is based on evolutionary relationship. यानी कि अब टाइम के साथ साथ पहले तो भाई मॉर्फोलॉजिकल बेस था, पहले तो भाई यूज के ऊपर बेस था, फिर मॉर्फोलॉजिकल हो गया, फिर फिजियोलॉजिकल हो गया, राइट। लेकिन अब किस में आने लगा? बट
अब ये मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी तो था ही, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज भी मैच देखने लगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। और अब और क्या देखने लगे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी कि क्या कैसे वो एक ऑर्गेनिज्म पुराने ऑर्गेनिज्म से कैसे इवॉल्व हुआ, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, या उसने किस चीज़ को अडेप्ट किया है, कैसे उसमें अडेप्टिव कैरेक्टर्स हैं या फीचर्स हैं, उन सबको भी हम स्टडी करते हैं। तो इसमें यही है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई of the Whittaker system of classification, and the kingdoms Plantae and Animalia, which commonly to a plant and animal kingdom respectively. We will deal separately in chapter 3 and 4. देखो इसमें क्या कह रहा है कि इस चैप्टर में हम मोनरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो दो किंगडम है, प्लांटे किंगडम और एनिमली किंगडम, ये हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा हम कल स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, लाइन बाय लाइन, और एक एक वर्ड का मतलब समझा रही हूँ, अगर आप 11th क्लास की बायोलॉजी समझ पा रहे हैं, देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।